अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी मसल्स के बारे में कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग हम कौन कौन से मसल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो उन मसल्स को जो कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन हम रिस्पायरेटरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिस्पायरेटरी मसल्स। हमने क्या कहा था कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, एनवायरनमेंट से एक वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उस वक्त थोरैक्स में, इस वक्त थोरैक्स रीजन में दो चीज़ों की मूवमेंट होती है। एक होती है लंग्स की मूवमेंट, एक होती है थोरैसिक केज की मूवमेंट। तो हमने क्या कहा था कि जब लंग्स मूव करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो लंग्स की मूवमेंट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये लंग्स मूव करता है, एक्सपेंड होता है एंड डिफ्लेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी प्रेशर्स। दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी प्रेशर। तो रिस्पायरेटरी प्रेशर की चेंजिंग की वजह से लंग्स क्या करता है, इन्फ्लेट करता है एंड लंग्स डिफ्लेट करता है, जिसकी वजह से हम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं और अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर लेते हैं, तो ब्रीद हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है। सेकंड होती है थोरैसिक केज की मूवमेंट। थोरैसिक केज की मूवमेंट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से थोरैसिक केज इन्फ्लेट होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डिफ्लेट होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो वो फैक्टर होता है रिस्पायरेटरी मसल्स। अगर रिस्पायरेटरी मसल्स हैं और रिस्पायरेटरी मसल्स ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन थोरैसिक केज मूव करेगा, थोरैसिक केज इन्फ्लेट होगा, थोरैसिक केज डिफ्लेट होगा। लेकिन अगर रिस्पायरेटरी मसल्स नहीं है, ख़राब है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन थोरैसिक केज मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो जब तक रिस्पायरेटरी मसल्स है, तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग थोरैसिक केज की मूवमेंट होती है, तो ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाती है। हम इजीली सांस ले लेते हैं और इजीली सांस एक्सहेल कर लेते हैं। और जब भी हम रिस्पायरेटरी मसल्स, रिस्पायरेटरी प्रेशर्स एंड रिस्पायरेटरी मसल्स को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं कि कौन कौन से रिस्पायरेटरी प्रेशर्स होते हैं, उनकी चेंजिंग से लंग्स की मूवमेंट कैसे होती है, कौन कौन से रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं जिनकी वजह से थोरैसिक केज की मूवमेंट होती है, तो इन दोनों को जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, लंग्स मैकेनिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, लंग मैकेनिक्स कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लंग मैकेनिक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें रिस्पायरेटरी मसल्स आते हैं और जिसमें रिस्पायरेटरी प्रेशर्स आते हैं। तो इस लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी मसल्स को डिटेल से स्टडी करेंगे, डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इंशाल्लाह वो होगा रिस्पायरेटरी प्रेशर पे, और रिस्पायरेटरी प्रेशर कैसे लंग्स को मूव करता है, ये हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं रिलैक्स कंडीशन में हूँ, मुझ पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई इमोशनल कंडीशन नहीं है, तो इस वक्त मैं नॉर्मली रिलैक्स कंडीशन में सांस ले रहा हूँ। आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैं सांस ले रहा हूँ। तो मैं इंस्पायर भी कर रहा हूँ, मैं एक्सपायर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक जब मैं इंस्पायर एंड एक्सपायर करता हूँ और वो क्वाइट कंडीशन में करता हूँ, रिलैक्स कंडीशन में करता हूँ, तो ऐसे रिस्पायरेशन को, ऐसी ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग। इसे हम क्या कहते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट मीन रिलैक्स, साइलेंटली। तो मैं साइलेंटली सांस ले रहा हूँ, या फिर आप सो रहे हैं, आप आराम से रिलैक्स होकर चेयर पे बैठे हैं, तो आप सब रिलैक्स हैं, चिल करके बैठे हुए हैं, तो उस वक्त भी आप लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो ऐसी ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं, क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। और एक हो गया भाग दौड़ वाली मूवमेंट। जब हमारे पीछे कुत्ता भाग जाता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, तो ऐसे वक्त में जब इमोशनल कंडीशन आ जाती है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाता है हम पे, या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त हम क्वाइटली, साइलेंटली ब्रीद नहीं करते, साइलेंटली सांस नहीं लेते। उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम फोर्सफुल सांस लेते हैं। तो दो किस्म की ब्रीदिंग होती है नॉर्मली, फिजियोलॉजिकली। एक क्वाइट ब्रीदिंग, ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर इनहेल करने की, एक्सहेल करने की, तो क्वाइट ब्रीदिंग लेते हैं हम। एक होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग, जब ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने एक्सहेल होना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस वक्त हम क्वाइट पे काम नहीं चलता हमारी बॉडी का, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, फोर्सफुली सांस लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्सफुल ब्रीदिंग। अब चाहे क्वाइट ब्रीदिंग हो, चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, चाहे क्वाइट हो या चाहे फोर्सफुल हो, तो इंस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन होता है, जो ब्रीथ होता है, सिंगल ब्रीथ, वो दो फेजेस में कंप्लीट होगा, जो कि हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन में। तो चाहे क्वाइट ब्रीदिंग हो, चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, तो दो फेजेस में कंप्लीट होता है। क्वाइट ब्रीदिंग भी इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों में कंप्लीट होगा। एक फेज होगा इंस्पायरेशन का, एक फेज होगा एक्सपायरेशन का। फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी हम क्या करेंगे, एक फेज होगा इंस्पायरेशन का, एक फेज होगा इंस्पायरेशन का। अब देखिए
तो मैं जब सांस ले रहा हूँ, क्वाइट ब्रीदिंग है, ठीक है, रिलैक्स ब्रीदिंग है, तो उस वक्त भी मेरी जो सिंगल ब्रीथ है, जो मेरा सिंगल रिस्पायरेशन है, वो 2 फेजेस में कंप्लीट हो रहा है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अगर फोर्सफुल की बात करें तो वो भी 2 फेजेस में कंप्लीट होगा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। तो चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, चाहे क्वाइट ब्रीदिंग हो, तो 2 फेजेस में दोनों कंप्लीट होते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अब हम आते हैं क्वाइट ब्रीदिंग पे। अब जब हम क्वाइट ब्रीथ करते हैं तो उस वक्त भी लंग इनफ्लेट एंड थोरैसिक केज इनफ्लेट एंड डिफ्लेट तो होगा ही, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम कुछ इंस्पायरेटरी मसल्स यूज करते हैं थोरैसिक केज को मूव करने के लिए, थोरैसिक केज को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए। तो हम इसको ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, जब हम क्वाइटली सांस लेते हैं तो उस वक्त हम मसल्स यूज करते हैं, ठीक है, उस वक्त भी हम मसल क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मसल्स यूज करते हैं तो उस वक्त हमें एनर्जी चाहिए होती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जब मसल्स हम यूज करते हैं इंस्पायरेशन के लिए क्वाइट ब्रीदिंग के वक्त, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम एनर्जी यूज करते हैं। दैट्स वाई हम ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पायरेशन को एक्टिव प्रोसेस कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पायरेशन के वक्त जो हम मसल्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मसल। इट्स मीन कि अगर आप लोग सो रहे हैं, आप लोग रिलैक्स हैं, आप लोग मतलब अनकॉन्शियस टाइप है, तो उस वक्त भी आप लोग सांस तो लेते हैं ना, आप ख्यालों में गुम है, आपका अपनी तरफ ध्यान नहीं है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, सो रहे हैं तो आप लोग को पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको चाहिए होता है कि आप इंस्पायर करें। तो उस वक्त तो कुछ मसल्स यूज होते हैं जो कि प्राइमरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स, और वो 2 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज डायफ्राम, सेकंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये 2 किस्म के जो मसल्स होते हैं दैट इज प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स, और इन दोनों मसल्स को हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पायरेशन कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग क्या होती है, इंस्पायरेशन कंप्लीट होती है। हम डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से थोरैसिक केज एक्सपैंड होता है। थोरैसिक केज क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। थोरैसिक कैविटी को स्पेस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, लंग्स को स्पेस मिल जाता है, लंग्स इन्फ्लेट हो जाता है, और हम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग। अब ये एक्टिव प्रोसेस क्यों होता है, इस वक्त हम मसल्स क्यों यूज़ करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन में। तो आप लोग वो वाला रिवाइज कर ले तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पायरेटरी प्रोसेस में हम मसल्स क्यों यूज़ करते हैं। अब अगर क्वाइट ब्रीदिंग में हम एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में हम मसल्स यूज़ नहीं करते ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। आप लोग रिलैक्स करके बैठे हैं, सोए हुए हैं, तो उस वक्त आप लोग जब एक्सपायर करते हैं, जब एयर निकालते हैं, तो आप लोग कोई मसल यूज़ नहीं करते, आप लोग कोई मसल्स यूज़ नहीं करते। तो क्वाइट ब्रीदिंग में जब एक्सपायरेशन के वक्त कोई मसल यूज़ नहीं होता तो दैट इज़ कॉल्ड पैसिव प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई मसल्स यूज़ नहीं होता, नो मसल्स यूज है, यहाँ पे कोई प्राइमरी सेकेंडरी मसल्स नहीं होते। तो दैट्स वाई ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग जो इंस्पायरेटरी प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि हम उसमें प्राइमरी मसल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो क्वाइट ब्रीदिंग होता है उसमें जो एक्सपायरेटरी प्रोसेस होता है दैट इज़ पैसिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हम इसमें कोई मसल्स यूज़ नहीं करते, कोई मसल्स नहीं होता एक्सपायरेटरी मसल्स। दैट्स वाई ये क्या है, ये है पैसिव प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब अगर हम फोर्सफुल ब्रीथ की बात करें, फोर्सफुल, अब मैं सोया नहीं हूँ, मैं रिलैक्स नहीं हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, मैं कुत्ते से भाग रहा हूँ, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, मेरी सांस फूलेगी, मैं फोर्सफुली सांस लूँगा, मैं फोर्सफुली ब्रीथ करूँगा। तो जब मैं फोर्सफुली ब्रीथ करता हूँ तो उस वक्त भी ये ब्रीदिंग जो होती है, जो रिस्पायरेशन होता है, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होगा, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। अब प्राइमरी में इंस्पायरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि हम मसल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी जो इंस्पायरेटरी प्रोसेस होता है वो उसमें हम मसल्स यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अब मैं क्या करूँ, फोर्सफुली सांस ले रहा हूँ,
तो इस वक्त भी मैं मसल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो देख क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क आता है, यहाँ पे क्या फ़र्क आता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी मसल्स होते हैं, जो कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो काफ़ी नहीं होते, वो काफ़ी नहीं होते, क्योंकि ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग हमने लंग्स वॉल्यूम एंड मैकेनिज्म, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में पढ़ा था कि ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग हम सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल नहीं करते, हम एक बिग अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं, बिग अमाउंट ऑफ एयर। तो उसके लिए हमें जो थोरैसिक केज होता है वो मैक्सिममली एक्सपेंड करना होगा। तो जब वो मैक्सिममली एक्सपेंड होगा तो उसके लिए डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इनफ नहीं होते कि थोरैसिक केज को मैक्सिममली एक्सपेंड कर सके। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, कुछ एक्सेसरी मसल्स इसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ एक्सेसरी मसल इन प्राइमरी मसल को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट मसल जो कि सपोर्ट करते हैं उन प्राइमरी मसल्स को ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। तो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल तो हमने पढ़ी कि कौन कौन से होते हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन जो एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं वो ये है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड फर्स्ट मसल, इंटरस्केलिन मसल, एंटीरियर सेराटाई मसल, लेवेटर स्केपुलाई मसल एंड पेक्टोरस मेजर मसल्स। तो ये सारे मसल्स जो होते हैं ये एक्सेसरी, ये क्या है, ये है एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल। ये सारे मसल्स क्या है, ये है एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स है। ये क्या करते हैं, ये ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं तो उस वक्त इन प्राइमरी मसल को सपोर्ट करते हैं कि वो थोरैसिक केज को मैक्सिममली क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, और थोरैसिक कैविटी के खाली स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, खाली कर सके, ताकि लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड हो और लंग्स फ्रीली एक्सपेंड हो और हम बिग अमाउंट ऑफ एयर ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन इनहेल कर सकें। अब अगर हम फोर्सफुल रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें जो एक्सपायरेशन होता है, जो क्या, अब मैं क्या करूँ, फोर्सफुली सांस ले रहा हूँ, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा हूँ। तो जब मैं क्वाइटली एक्सपायर करता हूँ तो क्वाइटली में कोई मसल यूज़ नहीं कर रहा था ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। वो एक्सपायरेशन कैसे हो रहा था कि जो इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो उसमें मैं प्राइमरी मसल यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से इंस्पायरेशन हो रही थी, उसके बाद जो प्राइमरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो उनकी रिलैक्सेशन की वजह से एक्सपायरेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपायरेशन होती है वो सिर्फ इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बाद से खुद से नहीं होती, वो खुद से नहीं होती। उसके लिए आपको कुछ मसल्स यूज़ करने होंगे ताकि बिग अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग से बाहर जा सके, बिग अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल हो सके। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, कुछ मसल्स यूज़ करते हैं। तो ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन मसल्स यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई जो एक्सपायरेटरी प्रोसेस होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के वक्त, तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी हम क्या करते हैं, मसल्स यूज़ करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। और ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो हम मसल्स यूज़ करते हैं फॉर एक्सपायरेशन, तो वो होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये दो किस्म के मसल्स हम फोर्सफुली जब एक्सपायर करते हैं तो उस वक्त हम कुछ मसल्स यूज़ करते हैं दो किस्म के, दैट इज़ रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जिसकी वजह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो जाती है। तो ये सारे के सारे मसल्स होते हैं प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स, एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स, एंड ये आप लोग प्राइमरी कह सकते हैं। प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स होते हैं जो कि हमारे ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन यूटिलाइज नहीं होते, यूज़ नहीं होते, लेकिन जब हम फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं तो वक्त हम यूज़ करते हैं। तो ये हम डिटेल से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने रिस्पायरेटरी मसल्स पढ़े कि रिस्पायरेटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं, और हमने ये पढ़ा कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग एंड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग हम कौन कौन से मसल्स यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्वाइट ब्रीदिंग ही लेते हैं क्योंकि 24/7 आप लोग रिलैक्स कंडीशन में ही रहते हैं। कुछ बंदों में, कुछ कंडीशंस में ऐसे आता है कि वो फोर्सफुली सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, या पूरे दिन, पूरी रात, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए नहीं होता। वो
एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ मिनट्स भी हो सकता है, कुछ सेकंड भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि इस बंदे पे अभी कौन सी कंडीशन है। लेकिन नॉर्मली फिजियोलॉजिकली अगर आप लोग देखें तो कोई भी बंदा 24/7 एग्जैजरेटेड कंडीशन में नहीं रहता कि वो ऐसे सांस ले, वो क्वाइटली ही सांस लेता है। तो हम फिजियोलॉजिकली क्वाइट ब्रीदिंग पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फोर्सफुली को हम लिटिल बिट एक्सप्लेन कर लेंगे कि फोर्सफुली में जो एक्सपायरेटरी मसल हमने पढ़े तो वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग जो इंस्पायरेटरी प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इंस्पायरेशन के वक्त हम 2 किस्म के प्राइमरी मसल यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायफ्राम एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और जो ड्यूरिंग क्वाइट रिस्पायरेशन होता है, तो ड्यूरिंग क्वाइट रिस्पायरेशन जो एक्सपायरेटरी प्रोसेस होता है वो पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम कोई भी किस्म का मसल्स यूज़ नहीं करते। वो तो परफॉर्म कैसे होता है? जो एक्सपायरेशन होता है ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग वो इन्हीं 2 मसल्स डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो इंस्पायरेशन हो जाती है, जो थोरैसिक केज होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। और जैसे ही हम एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग तो ये दोनों मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं, तो एक्सपायरेशन हो जाती है। तो एट सेल्फ एक्सपायरेशन के लिए ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग में कोई किस्म का मसल्स हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, यूज़ नहीं करते। जस्ट ये दोनों जो प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं और एक्सपायरेटरी प्रोसेस हो जाता है। तो हम अभी इन दोनों का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग कैसे थोरैसिक केज को एक्सपेंड करता है, कैसे थोरैसिक केज को ये क्या करता है? एक्सपैंड करते हैं। तो इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये एक लैटरल व्यू है ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर आप लोग मेरी बॉडी देखें और मुझे लैटरली इस व्यू से देखें आप लोग, तो ये मेरी लैटरल व्यू है। तो लैटरल व्यू में क्या है? ये है हेड, ये ओवरऑल हेड है, ये क्या है? ये ट्रेकिया वगैरह। और ये क्या है? ये है लंग। ये क्या है? लंग है। ये थोरैक्स है, ये थोरैक्स है। अब क्या है? लंग्स होता है इंटरनल कैविटी के अंदर। और अगर आप लोग फ्रंट पे देखें मेरे यहाँ पे तो एक बोन होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टर्नम। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये है स्टर्नम। ये क्या है? ये स्टर्नम है। और पोस्टीरियरली जो हमारा बैक बोन होता है जो कि सॉलिड बोन होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रल, that is called vertebral column। तो पीछे क्या होता है? एक बोन होता है, बैक बोन होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। फ्रंट पे एक सॉलिड बोन होता है दैट इज कॉल्ड ये वाला दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। और इसके इर्द गिर्द पीछे वर्टिब्रा से और इंटीरियर साइड पे स्टर्नम से इसके लैटरल साइड पे ऐसे थोरैसिक कैविटी को अगर आप लोग देखें तो लैटरल साइड पे क्या होते हैं कि ये ग्रीन वाले दिखाए गए हैं, तो ये क्या है? रिब्स है। इस साइड से स्टर्नम से अटैच होते हैं, पोस्टीरियरली लैटरली ऐसे जाते हैं और पोस्टीरियरली बैक बोन के साथ अटैच होते हैं मोस्ट ऑफ द रिब्स। तो वो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लैटरली इस तरह आपके थोरैक्स को या थोरैसिक कैविटी को लैटरली कवर करते हैं, फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड लैटरली इस तरह कवर करते हैं, ऐसे बैंड होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो ये क्या है? फ्रंटल व्यू में देखें तो ये क्या है? ये स्टर्नम है। पीछे क्या होगा? पीछे मेरा होगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो इसके स्टर्नम से कुछ रिब्स अटैच होते हैं जो कि इंटीरियरली जाते हैं, ऐसे लैटरली हो के पोस्टीरियरली जाके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरा लैटरल व्यू देखें तो इस तरह लैटरली आपको रिब्स दिखाई देंगे और पोस्टीरियरली क्या होगा? मेरा वर्टिब्रल कॉलम होगा, इंटीरियरली क्या होगा? स्टर्नम होगा। तो इस तरह एक थोरैसिक कैविटी बनती है सर्कुलर। ठीक है, थोरैसिक कैविटी बनती है जिसके लैटरली एंटीरियरली एंड लैटरली रिब्स होते हैं, फ्रंट पे स्टर्नम होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है? बैकबोन ऑफ द बॉडी होता है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अंदर खाली जगह होती है दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी के अंदर 2 ही मेजर ऑर्गन पाए जाते हैं, फर्स्ट लंग एंड सेकेंड हार्ट। ठीक है, तो हम रिस्पायरेशन पढ़े तो हम लंग्स को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है? ये ब्लू वाला दैट इज कॉल्ड लंग्स। तो इसके अंदर लंग्स है, ये रिब है, ये ग्रीन वाले। अब नॉर्मली क्या होता है कि थोरैसिक कैविटी है, थोरैक्स है, थोरैक्स के नीचे क्या आता है? ये पेट, मेरा जो पेट होता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। और एब्डोमेन के अंदर जो खाली कैविटी होगी दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। अब ये थोरैक्स है तो थोरैक्स के नीचे ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन, एब्डोमिनल रीजन।
अब एब्डोमिनल रीजन और थोरैक्स रीजन को एक दूसरे से डिवाइड कैसे किया है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक मस्कुलर पोर्शन बनाया है, दैट मस्कुलर पोर्शन इज कॉल्ड डायफ्राम, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। तो यहाँ पे एक मसल्स होता है, एक डूम शेप मसल होता है, अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो दैट इज डूम शेप मसल्स, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। तो डायफ्राम ने क्या किया होता है कि थोरैसिक कैविटी को डिवाइड की होती है, तकसीम की होती है, सेपरेट करके रखी होती है एब्डोमिनल कैविटी से। तो डायफ्राम एक सेपरेशन लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, एक मसल्स होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से अलग करके रखती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मली रिलैक्स कंडीशन में होता है। अब मैं रिलैक्स हूँ, तो मेरा जो डायफ्राम होता है ये ऐसे रिलैक्स फॉर्म में होता है, ऐसे डूम शेप में होता है। ऐसे क्या होता है, एक डूम शेप में होता है। एक होगा डायफ्राम और दूसरा यहाँ पे एक मसल्स होता है जो कि यूज़ होता है इंस्पायरेशन के वक्त। वो ये रिब्स दिखाई दे रही है ना, तो रिब्स के बीच यहाँ पे एक मसल्स होता है। रिब्स के बीच क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, यहाँ पे एक और मसल्स होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले, ये इन रिब्स के बीच होते हैं या ब्लैक वाले। तो इन रिब्स के बीच मसल्स होते हैं, इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये इंटरकोस्टल मसल्स 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक को हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल, एक को हम कहते हैं इनरमोस्ट इंटरकोस्टल। लेकिन जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी इंटरकोस्टल मसल्स होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब हम क्वाइडली इंस्पायर करेंगे तो उसको कौन से 2 मसल्स यूज़ होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होता है और एक डायफ्राम यूज़ होता है। एक क्या होता है, डायफ्राम यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग मेरे होल बॉडी को देखें, थोरैक्स को देखें, तो ये दोनों एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम ये क्या करेंगे, ये थोरैसिक केज को मूव करेंगे, थोरैसिक केज को एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लंग्स को स्पेस प्रोवाइड हो जाए, खाली स्पेस मैक्सिममली प्रोवाइड हो जाए, ताकि बाहर से जो एयर आता है वो एक लंग्स के अंदर एकमुलेट हो जाए और लंग्स क्या हो, फ्रीली एक्सपैंड हो जाए, वो इस एयर को क्या करे, एकमुलेट करे अपने अंदर। तो यहाँ पे ये जो डायफ्राम है या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये जब कॉन्टैक्ट होंगे तो थोरैक्स में ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, ये थोरैक्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो डायमेंशन होगा दैट इज वर्टिकल डायमेंशन, दैट इज वर्टिकल डायमेंशन फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर। यहाँ से अगर थोरैसिक कैविटी, अगर इस डायग्राम में देखें तो थोरैसिक कैविटी क्या है, थोरैसिक कैविटी अगर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये थोरैसिक कैविटी नेक से लेके यहाँ से, अगर यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका जो स्पेस है वो कितना है, वो इतना है। यहाँ से लेके अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्पेस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये स्पेस इतना है तो इसके लंग्स भी, इसके अंदर जो लंग्स होगा वो भी कितना होगा, इतना होगा। तो इस लंग्स के लिए जो स्पेस है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो लंग्स है ये इतनी एरिया में एक्सपेंडेड है। अब जब हम सांस लेंगे तो ये वाला डायमेंशन, ये वाला जो कैविटी का जो डायमेंशन है, जो डायमीटर है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो दैट डायमीटर इज कॉल्ड वर्टिकल डायमीटर, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डायमीटर। तो मेरा ये वर्टिकल डायमीटर क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। जितना ये ज़्यादा होगा तो इस लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड होगा, तो ये लंग्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होगा, तो इसके अंदर ईजिली एयर आएगा। और हम अमाउंट ऑफ एयर जब बाहर से इनहेल करते हैं तो ये लंग्स क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। तो इस स्पेस चाहिए होता है वर्टिकल डायमेंशन में, वर्टिकल डायमीटर में इस स्पेस चाहिए होता है ताकि ये फ्रीली क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके और इसमें मैक्सिममली जो एयर होगा वो एकमुलेट हो सके, ठीक है। सेकंड जो डायमेंशन होता है, सेकंड जो डायमीटर होता है दैट इज इंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब अगर ये थोरैसिक कैविटी है, थोरैक्स कैविटी है, तो अब क्या है, स्टर्नम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये वाला डायमेंशन आप लोग देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब अगर इसे देखें तो ये वाला इतना है और ये वाला कितना है, ये अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। अब ये इंक्रीज होना चाहिए, ये वाला जो डायमीटर है
ये इंक्रीज़ होना चाहिए। अब ये जितना अगर यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसके अंदर जो लंग्स है वो यहाँ तक है। अगर ये वाला डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाए तो लंग्स को खाली स्पेस प्रोवाइड हो जाएगी। तो लंग्स को जैसे ही खाली स्पेस प्रोवाइड हो जाएगी तो मैक्सिमम अमाउंट में एयर आएगा और लंग्स फ्रीली क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि वो एक बलून स्ट्रक्चर है, एक इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, इस डायमीटर को हम क्या कहते हैं, जो कि इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक होता है, जो कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ज़्यादा होना चाहिए, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये कम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। दैट इज कॉल्ड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। एक लास्ट जो डायमीटर होता है दैट इज हॉरिजेंटल डायमीटर। दैट इज हॉरिजेंटल डायमीटर। हॉरिजेंटल डायमीटर कैसे होता है कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरे थोरैक्स कैविटी है, ठीक है, तो यहाँ से लेके इस लैटरल से लेके इस लैटरल तक ये जो सारा का सारा डायमीटर है ये ज़्यादा होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ये एक्सपेंड होगा, तो इतना जितना ज़्यादा ये एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में जो एयर है उसकी मूवमेंट होगी और लंग्स को फ्रीली जो स्पेस है वो प्रोवाइड होगा और लंग्स जो होता है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, उसमें एयर एकमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 किस्म के डायमीटर हमने पढ़े। अगर इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखें तो फर्स्ट वन इज फ्रॉम सुपीरियर टू inferior, that is called vertical diameter, that is called vertical, ठीक है। सेकंड from lateral to lateral, from lateral to lateral, that is horizontal, और एक होता है from interior to posterior, फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, दैट इज कॉल्ड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, दैट इज कॉल्ड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। तो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग ये तीनों डायमीटर, चाहे क्वाइट ब्रीदिंग हो चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, ये तीनों किस्म के जो डायमीटर होते हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। वर्टिकल डायमीटर भी ज़्यादा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायमीटर भी ज़्यादा होना चाहिए, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही ये तीनों डायमीटर ज़्यादा होंगे थोरैसिक केज के, थोरैसिक कैविटी के, तो लंग्स को मैक्सिममली स्पेस प्रोवाइड होगा। जितना ज़्यादा लंग्स को स्पेस प्रोवाइड होगा तो लंग्स फ्रीली क्या होगा, एक्सपेंड होगा। एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये डायमीटर सारे दोबारा कम होने चाहिए और लंग्स दोबारा डिफ्लेट होगा, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो खाली हो जाएगा। तो क्या होता है कि पहले हम डायफ्राम डिस्कस कर लेते हैं कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन तो वो कौन सा डायमीटर इंक्रीज करता है और वो थोरैसिक कैविटी को, थोरैसिक केज को कैसे मूव करता है। तो ये क्या है, ये है डायफ्राम। ये क्या है, ये है डायफ्राम है। तो डायफ्राम नॉर्मली क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन में रहता है। जब ये रिलैक्स होता है तो ये इस शेप में है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वर्टिकल डायमीटर देखें तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वर्टिकल डायमीटर को देखें तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने इंस्पायर करना स्टार्ट कर दिया तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये डायफ्राम क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो अगर पहले इस डायफ्राम का जो नॉर्मल जो शेप था वो ऐसे था, यहाँ तक था, ठीक है, तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, ये फ्लैटेंड हो जाता है। तो ये इस पोजीशन से कहाँ आ गया है, वो इस पोजीशन पे आ चुका है। ये जो डायफ्राम है वो यहाँ से नॉर्मल इस पोजीशन से कहाँ पे आ चुका है, इस पोजीशन पे आ चुका है। जैसे ही ये डायफ्राम इस पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पहले वर्टिकल डायमीटर कितना था, वर्टिकल डायमीटर अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक था, ये वर्टिकल डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक था। लेकिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ये फ्लैट हो चुका है, तो ये डायफ्राम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया है। तो जो वर्टिकल डायमीटर था पहले वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ से लेके ये यहाँ तक हो गया है। तो क्या हो गया है कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैक्स या थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है तो वर्टिकल डायमीटर की इंक्रीजमेंट की वजह से अगर पहले लंग्स इस पोजीशन पे थी, पहले लंग्स इस पोजीशन पे थी, तो वो लंग्स क्या हो जाएगी, वो एक्सपेंड हो जाएगी, उसको स्पेस प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ही लंग्स को स्पेस प्रोवाइड हो जाएगी तो आप जब इंस्पायर करते हैं तो वो एयर जो है वो इस लंग में ईजिली एकमुलेट हो जाएगी और लंग्स क्या हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी, ठीक है। तो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैक्स या वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है।
तो जैसे ही वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाता है तो लंग्स को स्पेस प्रोवाइड हो जाता है वर्टिकली और लंग्स इजीली एक्सपैंड हो सकती है और लंग्स में मैक्सिममली जो एयर है वो एकमुलेट हो सकता है। सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि इन रिब्स के बीच पाए जाते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं? अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है? ये है पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम, ये जो रेड है दैट इज स्टर्नम। और जो रिब्स होते हैं, मैंने क्या कहा था कि ये पोस्टीरियरली क्या होते हैं? वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं और इंटीरियरली क्या होते हैं? स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं और ये इस तरह लैटरली आए होते हैं। तो ये अगर आप लोग फ्रंटली देखें तो ये पोस्टीरियरली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, इंटीरियरली स्टर्नम के साथ, लेकिन ये लेटरली आए होते हैं, इस तरह सर्कल में जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर नॉर्मल पोजीशन आप लोग देखें तो ये पोस्टीरियरली थोड़े से ऊपर होते हैं, लेटरली ये डाउन होते जाते हैं, नीचे आते हैं और इंटीरियरली डाउनली ये अटैच हो जाते हैं स्टर्नम के साथ। ठीक है, तो इसकी अगर आप लोग अरेंजमेंट देखें तो ये ऐसे अटैच होते हैं कि इंटीरियरली अगर ये स्टर्नम के साथ ऐसे अटैच हैं तो पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हैं, लेकिन अगर आप लोग इसे देखें तो ये लेटरली ऐसे बैंड होते हैं। लेटरली क्या होते हैं? ये ऐसे बैंड होते हैं। इंटीरियरली ये नीचे होते हैं, पोस्टीरियरली ये ऊपर होते हैं और लेटरली ऐसे ये बैंड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो इन रिब को क्या करते हैं? इन रिब को लेटरली, अगर ये ऐसे है ना, ऐसे, तो ये लेटरली इन रिब को उठाते हैं। ये लेटरली इन रिब को क्या करते हैं? ऐसे उठा देते हैं। जैसे ही ये रिब ऐसे उठा देते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों यहाँ पे देखें तो इंटीरियरली क्या है? ये स्टर्नम, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स। अगर ये लेटरली ऐसे उठ जाते हैं तो पहले यहाँ पे जो स्पेस था वो कितना था? वो यहाँ से लेके यहाँ तक था। ठीक है, स्पेस कम है। अब जैसे ये लेटरली एक्सपेंड होते हैं तो यहाँ स्पेस कैविटी ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पे ये वाला जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये रिब्स है, तो रिब्स के बीच लेटरली ये देखें तो ये डायमीटर है। ठीक है, अब ये जो लेटरल डायमीटर है ये हॉरिजेंटल डायमीटर है, तो हॉरिजेंटल डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये इन रिब्स को लेटरली ऐसे उठा देते हैं। जैसे ये लेटरली उठ जाते हैं ऐसे, तो ये डायमीटर पहले इतनी थी, अब कितनी हो जाएगी? अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज़ हो गई कि नहीं हो गई? हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज़ हो गई तो यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड हुआ कि नहीं हुआ? स्पेस प्रोवाइड हो गया तो लंग्स इजीली क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। लंग्स जैसे ही एक्सपेंड हो जाएगा तो आपके लंग्स को स्पेस प्रोवाइड होगी और लंग्स में एयर एकमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रिब्स होते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये क्या हो जाते हैं? ऐसे उठ जाते हैं, फिर ये दोबारा रिलैक्स उठ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलैक्स हो जाते हैं, दोबारा नीचे अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक मूवमेंट प्रोवाइड होती है, एक मूवमेंट पैदा होती है। ऑफ वो रिब्स लेटरली एलिवेट होते हैं, लेटरली दोबारा सप्रेस होते हैं, एलिवेट एंड डी एलिवेट, दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन रिब्स की मूवमेंट होती है लेटरली, ये मूवमेंट होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। लेकिन ये मूवमेंट होती किस की तरह है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये क्या है? ये एक बकल है। ठीक है, ये क्या है? ये एक बकल है, एक बाल्टी है। बाल्टी का एक हैंडल होता है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली हैंडल है। तो नॉर्मली हैंडल अगर यहाँ पे रिलैक्स है तो ये नीचे ढीला होता है, ये नीचे क्या होता है? ढीला होता है, बॉडी के साथ लगा होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग एनर्जी यूज़ कर लेते हैं और इस हैंडल को उठा देते हैं तो ये हैंडल जो होता है ये लेटरली एलिवेट हो जाता है। तो पहले अगर ये सेंटर है, ये क्या है? ये सेंटर है, मतलब ये स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसकी जो डायमीटर थी लेटरली वो यहाँ से लेके यहाँ तक थी, यहाँ से लेके यहाँ तक थी। अब जैसे ये लेटरली आप लोग इसे उठा देते हैं तो इसकी डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाती है। तो लेटरल डायमीटर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है बकल के हैंडल का। किस चीज़ का? बकल के हैंडल का। जब आप लोग उसे उठाते हैं तो और जब दोबारा छोड़ते हैं तो वो दोबारा नीचे आता है, तो इसकी डायमीटर इंक्रीज़ होती है उठाने से एंड डायमीटर डिक्रीज़ होती है दोबारा छोड़ने से। तो यहाँ पे सिमिलरली रिब्स में भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ये एलिवेट होते हैं और दोबारा सप्रेस नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी भी एक मूवमेंट होती है जस्ट लाइक बकल हैंडल की तरह। तो दैट्स वाई द टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड बकल हैंडल मूवमेंट।
दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड बकल हैंडल मूवमेंट। और बकल हैंडल मूवमेंट कब होती है? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लैटरली एलिवेट हो जाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड बकल हैंडल मूवमेंट। और बकल हैंडल मूवमेंट के वक्त हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज होता है। सेकंड होता है पंप हैंडल मूवमेंट। सेकंड होता है पंप हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट भी क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं या रिब्स को सिर्फ लैटरली एलिवेट नहीं करते, ये इंटीरियरली भी आपके स्टर्नम को क्या करते हैं? उठाते हैं। आपके स्टर्नम को क्या करते हैं? ये उठाते हैं। इंटीरियरली भी ये क्या करते हैं? उठाते हैं। कैसे उठाते हैं कि मैंने क्या कहा था, अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है? ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ये इंटीरियरली क्या है? ये स्टर्नम है। तो ये जो रिब्स होते हैं पोस्टीरियरली ऊपर अटैच होते हैं और इंटीरियरली ये नीचे अटैच होते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिब्स है इसकी नॉर्मल पोजीशन ये है, इसकी नॉर्मल पोजीशन ये है। अब इसके बीच क्या होते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। और अब जैसे ही एयर इंस्पायर करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उस वक्त ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक तो लैटरली इन रिब को उठाता है, दूसरा ये क्या करता है? ये इंटीरियरली स्टर्नम को भी क्या कर देता है? उठा। जैसे ही रिब्स उठ जाते हैं तो वो लैटरली सिर्फ नहीं उठते, वो इंटीरियरली भी ऐसे पुश करता है स्टर्नम को ऊपर की तरफ। तो ये स्टर्नम का अगर नॉर्मल पोजीशन ये है, नॉर्मल पोजीशन क्या है? ये है। तो इसका जो डायमीटर है इंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, तो ये इतना है। तो थोरैसिक कैविटी का जो डायमीटर है वो कितना है? वो इतना है। तो जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टर्नम आगे से ऐसे उठ जाता है, तो ये स्टर्नम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, तो इंटीरियरली ये उठ जाता है, ऐसे आगे चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है और उठ जाता है। लेकिन ये जो बैक बोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो फिक्स होता है, अपनी पोजीशन पे रहता है। लेकिन स्टर्नम मूव होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो डायमीटर होगा वो पोस्टीरियर से इंटीरियर या इंटीरियर से पोस्टीरियर ये इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंटीरियर स्टर्नम जैसे ही उठ जाता है आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ ये ऐसे उठ जाता है, तो यहाँ पे एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक थोरैसिक कैविटी का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेस प्रोवाइड हो जाता है लंग्स को, और लंग्स फ्रीली क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है और मैक्सिममली एयर लंग के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही इंस्पायर करते हैं तो स्टर्नम आगे की तरफ उठता है, एक्सपायर करते हैं तो स्टर्नम दोबारा अपनी पोजीशन पे आता है। तो ये ऐसे इंस्पायरेशन के वक्त फॉरवर्ड, एक्सपायरेशन के वक्त दोबारा बैकवर्ड, इंस्पायरेशन की तरफ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो ऐसे मूव अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। इसकी मूवमेंट अगर आप लोग कंपेयर करें तो ये जस्ट पंप के हैंडल की तरह होती है। पंप के हैंडल में कैसे होती है? ये क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है। अगर जो पंप देखें ना तो ये पंप क्या है? ये वर्टिब्रल कॉलम है। और ये क्या है? जो हैंडल होता है ये क्या है? ये हैंडल जो होता है ये स्टर्नम है, अगर आप लोग स्टर्नम के साथ कंपेयर करें। और इस पंप से लेके हैंडल तक जो ट्यूब लगा होता है, जो लोहे का होता है, तो दैट इज़ बेसिकली, अगर आप लोग रिब कंसिडर करें तो नॉर्मली ये क्या है? ये है पंप, ये क्या है? ये है रिब, और ये क्या है? ये है हैंडल। तो हैंडल अगर स्टर्नम है, पंप अगर वर्टिब्रल कॉलम है, और ये रिब अगर जो ट्यूब है, तो यहाँ पे स्टर्नम नीचे है, वर्टिब्रल कॉलम ऊपर है, पंप ऊपर है। तो यहाँ पे जो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक जो डायमीटर है वो इतना है, वो इतना है, ठीक है, रिलैक्स है। अब जैसे ही आप लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जैसे ही ऊपर की तरफ उठाते हैं तो यहाँ पे जो एंटीरियर से लेके, हैंडल से लेके पंप की तरफ का जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा? वो इंक्रीज़ होता है। और आप लोग जब इसे दोबारा छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन फिर उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली मूवमेंट होती है जस्ट लाइक पंप हैंडल की तरह। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पंप हैंडल मूवमेंट कहते हैं। और पंप हैंडल मूवमेंट किसकी वजह से होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होती है। और पंप हैंडल मूवमेंट में होता क्या है कि जो स्टर्नम होता है वो इंटीरियरली पुश होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाता है? इंक्रीज एंड दोबारा डिक्रीज, इंक्रीज एंड दोबारा डिक्रीज। तो यहाँ पे तीन किस्म की जो डायमीटर है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है ड्यू टू प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट डायफ्राम,
सेकंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम की वजह से जो डायमीटर इंक्रीज होता है दैट इज वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी, वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी। जैसे ही डायफ्राम कॉन्टैक्ट कर जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन तो डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, एब्डोमिनल कैविटी को पुश करता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का जो वर्टिकल डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है और लंग्स में मैक्सिममली एयर क्या हो जाता है, एकमुलेट हो जाता है, लंग्स फ्रीली एक्सपेंड हो जाता है। तो जैसे ही एक्सपायरेशन होती है तो ये डायफ्राम दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं और ये डायफ्राम जो होता है ये अपने नॉर्मल पोजीशन में दोबारा चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्पेस होती है ये कम हो जाती है वर्टिकल डायमीटर और लंग्स में जो एयर आ चुका होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो निकल जाता है। तो डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन से वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से लंग्स में एक अमाउंट ऑफ एयर एकमुलेट होता है। दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, जो कि हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में दो किस्म के डायमीटर इंक्रीज होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक केज कह सकते हैं एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक केज कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमीटर कैसे होता है कि लैटरली ये रिब्स को उठाते हैं, लैटरली ये क्या करते हैं, रिब्स को उठाते हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होता है और लंग्स को फ्रीली स्पेस प्रोवाइड हो जाता है, लंग्स में एक अमाउंट ऑफ एयर एकमुलेट होता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, क्वाइट ब्रीदिंग के वक्त। और जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो रिब्स दोबारा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक मूवमेंट प्रोवाइड होती है, एक मूवमेंट पैदा होती है ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे रिब्स लैटरली एलिवेट होते हैं एंड डी एलिवेट, एलिवेट डी एलिवेट। तो यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है थोरैसिक कैविटी की, थोरैसिक कैच की, दैट इज कॉल्ड पंप हैंड बकल हैंडल मूवमेंट, क्योंकि वो एक बकल के हैंडल की तरह होता है। सेकंड होता है पंप हैंडल मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, पंप हैंडल मूवमेंट स्टार्ट होती है थोरैसिक कैविटी के अंदर, थोरैसिक कैच के अंदर। कैसे होती है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये सिर्फ लैटरली रिब को नहीं उठाते, इंटीरियरली स्टर्नम को भी उठा देते हैं। स्टर्नम उठ जाता है तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, स्टर्नम दोबारा नीचे आता है तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज हो जाता है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टर्नम ऊपर एलिवेट होता है, डी एलिवेट होता है, जिससे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है, एक्सपायरेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है। और ये मूवमेंट होता है जस्ट लाइक पंप हैंडल। पंप नॉर्मली जब आप लोग उठाते हैं तो ये एलिवेट हो जाता है, छोड़ते हैं तो ये नीचे आता है, जस्ट लाइक आपके थोरैसिक कैविटी की तरह। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पे भी होती है सिमिलरली, तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, पंप हैंडल मूवमेंट है। तो ये नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग के वक्त जस्ट डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन हो जाती है और रिलैक्सेशन के वक्त एक्सपायरेशन हो जाती है। जो आप लोग टाइडल वॉल्यूम ले चुके होते हैं वो दोबारा इन मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से एक्सहेल हो जाता है। लेकिन जब आप लोग फोर्सफुली करते हैं, तो सिमिलरली सेम मैकेनिज्म होता है। ये तीनों डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये इंक्रीज होगा। ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, अब मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इंस्पायरेशन हो रही है और ये तीनों डायमीटर इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे हैं। अब मैं जैसे ही फोर्सफुली सांस लूँगा तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स तो होंगे ही, लेकिन ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन ये दोनों काफ़ी नहीं होते आपके इन तीनों डायमीटर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों मसल्स को सपोर्ट करने के लिए एक और किस्म के मसल्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। वो और कुछ नहीं करते, वो इन मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, वो इन मसल्स को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वर्टिकल डायमीटर और इंक्रीज़ हो जाए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और इंक्रीज़ हो जाए और हॉरिजॉन्टल डायमीटर और इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से मैक्सिममली स्पेस प्रोवाइड हो, ठीक है, और लंग्स मैक्सिममली एक्सपेंड हो। और उस वक्त सिर्फ टाइडल वॉल्यूम नहीं, जो आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेते हैं तो वो भी इकामुलेट हो जाए। अब जब फोर्सफुली आप लोग एक्सपायर करते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ टाइडल वॉल्यूम नहीं निकालते, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में, उस वक्त आप लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकालते हैं। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप लोग निकालते हैं तो आप लोगों को ये वाले डायमीटर्स कम करने होंगे, ये वाले डायमीटर्स क्या करने होंगे, कम करने होंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, आप रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स यूज़ करते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस इन पेट के मसल्स होते हैं। तो जब पेट के मसल आप लोग यूज़ करेंगे तो पेट
अंदर की तरफ जाएगा। जब पेट अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो डायफ्राम होता है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही डायफ्राम पे प्रेशर बढ़ेगा तो डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होगा। तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर की तरफ पुश होगा तो अगर ये इसका नॉर्मल पोजीशन है और नॉर्मल वर्टिकल डायमीटर इतना है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के वक्त डायफ्राम यहाँ तक आता है तो टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल होता है। अब हमने सिर्फ टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल नहीं करना, हमने एक और वॉल्यूम एक्सहेल करने, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उस वक्त हमारा डायफ्राम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आना चाहिए ताकि लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो सके। तो यहाँ पे हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल यूज़ करते हैं जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, एब्डोमिनल पुश होता है और डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो यहाँ पे वर्टिकल डायमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा, अब इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल डायमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो लंग्स को स्पेस कम हो जाती है, लंग्स कंप्रेस हो जाता है और लंग्स से एक एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर एक्सहेल होता है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में। और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है ये भी और डिक्रीज़ होना चाहिए, ये और कम होना चाहिए। तो जैसे ही ये और कम होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपायरेटरी मसल्स हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसे स्क्वीज डाउन करते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब कांटेक्ट होते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो वो इस स्टर्नम को भी नीचे की तरफ धकेलते हैं और नीचे की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी डिक्रीज़ हो जाता है और आपके लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं और यहाँ से एक अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल हो जाता है, दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये था आपका मसल्स का टॉपिक, रेस्पिरेटरी मसल्स का टॉपिक, कि रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन से होते हैं और ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग हम कौन से मसल्स यूज़ करते हैं और ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग हम कौन से मसल्स यूज़ करते हैं। और जो वॉल्यूम था वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग कौन सा वॉल्यूम इनहेल होगा, एक्सहेल होगा, और ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग कौन सा वॉल्यूम एक्सहेल और इनहेल होता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली इस लेक्चर से आपको रेस्पिरेटरी मसल्स की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।